मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, केस स्टडी के दूसरे हिस्से में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक पैराग्राफ और उस पैराग्राफ से संबंधित जो उसका आंसर लिखा जाएगा, उस आंसर में क्या क्या बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखना चाहेंगे कि वो पैराग्राफ क्या है। तो पैराग्राफ को हमने पूरा यहाँ लिखा नहीं है, पैराग्राफ के कुछ शुरुआती बिंदु को लिखा है और उसके लास्ट के बिंदु को लिखा है। तो हम आपको यहाँ पर पढ़ के बताते हैं, तो आप लोग सब लोग ध्यान से इसे सुनिएगा और फिर इसके आधार पर जो 5 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या बिंदु होनी चाहिए और एक प्रशासक होने के नाते आपके मस्तिष्क में क्या क्या चीजें उठनी चाहिए और क्या क्या आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, इन सब बातों पर हम अगले 5 क्वेश्चंस में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो पैराग्राफ क्या है। तो पैराग्राफ का विषय है लोक सेवा व नैतिक मूल्यों का संघर्ष। लोक सेवा और नैतिक मूल्यों का संघर्ष, इसके अंतर्गत एक पैराग्राफ आपके सामने है जिसमें कहा गया है कि एक गरीब, वृद्ध और परिवार से परित्यक्त महिला सड़क के किनारे दुकान लगाकर और उस दुकान में फूल बेचकर जीविका निर्वाह करती है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह हंसमुख और मातृत्वधारित प्रकृति संपन्न है। आप एसडीएम हैं और प्रतिदिन उसकी दुकान जाकर स्वयं फूल खरीदते हैं। उसी क्षेत्र को डीएम ने नो टॉलरेंस जोन घोषित करते हैं और आपको निर्देश देते हैं कि अविलंब अवैधानिक निर्माण ध्वस्त करा दें। महिला असहाय होकर आपसे मदद मांगती है और भावुक होकर स्थानीय नागरिक भी उसकी दुकान छोड़ने की सिफारिश करते हैं। इस प्रकरण यानी उपयुक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। पैराग्राफ आपने सुन लिया। इस पैराग्राफ को अगर हम समराइज करके बोलें तो देखिए, एक वृद्ध, गरीब और परित्यक्त महिला है जो सड़क के किनारे दुकान लगाकर और उस दुकान में फूल बेचकर अपना जीवन निर्वाह करती है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वह हंसमुख और मातृत्वधारित प्रकृति संपन्न है। मतलब विपरीत परिस्थिति है, वृद्ध है, गरीब है, परिवार से परित्यक्त है और इन संघर्ष के बावजूद भी वो हंसमुख और मातृत्वधारित, मतलब जो भी लोग उसके पास आते हैं उसके साथ बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवहार करते हुए वो काम करती है। अब दूसरी परिस्थिति यह है इसमें कि आप एसडीएम हैं, आप उस क्षेत्र में एसडीएम के रूप में आपकी पोस्टिंग है और साथ ही साथ प्रतिदिन आप उस महिला की दुकान पर जाते हैं और फूल भी खरीदते हैं। मतलब आप उस महिला को जानते भी हैं जो कि उस सड़क के किनारे फूल बेचने का काम करती है और वहां पर वो अपना दुकान लगाती है। अब होता यह है कि इस क्षेत्र को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, डीएम साहब ने उसको नो टॉलरेंस जोन घोषित कर दिया है और जितने भी अतिक्रमण वाले या जितनी भी इस तरह की दुकानें हैं उनको हटाने का निर्देश दिया है। तो स्वाभाविक है उस महिला का भी जो दुकान है जहां पर वो फूल बेचती है उसे हटाया जाना है और इस निर्देश का पालन एसडीएम साहब यानी कि आपको करना है। अब हो ये रहा है कि महिला असहाय होकर भी आपसे मदद मांगती है। अब वो महिला जो है आपके पास आती है कि साहब हमारी दुकान टूटने वाली है, आप मदद कीजिए। अब ये परिस्थिति भी आपके सामने आ गई है और साथ ही साथ चूंकि उस महिला का व्यवहार अच्छा है तो स्थानीय नागरिक, वहां के जो लोग हैं वो भी दुकान छोड़ने के लिए आपसे सिफारिश करते हैं कि साहब देखिए ये जो महिला है ये बहुत ही गरीब है, वृद्ध है, परित्यक्त है, अगर इसकी दुकान छोड़ देते तो कोई नुकसान नहीं होगा और आपसे सिफारिश करते हैं कि दुकान आप छोड़ दीजिए। ये परिस्थिति को आप एक एसडीएम के रूप में सोचेंगे और फिर इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ ही साथ जो हमने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया है कि एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है और आपको किन किन बातों का सामना करना है जिससे कि आप एक सफल प्रशासक के रूप में उस चुनौती का सामना कर सकें। तो आइए सबसे पहले प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि क्या आप उस महिला की दुकान छोड़ देंगे? पहला प्रश्न कहता है कि क्या आप उस महिला की दुकान छोड़ देंगे?
अब यहां पर देखिए क्या क्या प्रश्न उठ खड़ा होता है। अगर आप दुकान छोड़ते हैं, अगर आपने दुकान छोड़ा, अब इसको व्यवस्थित रूप से सोचने की जरूरत पड़ेगी। छोड़ेंगे तो क्या क्या प्रश्न उठ खड़े होंगे? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, इम्पार्शलिटी, है ना, इम्पार्शलिटी का प्रश्न आपके सामने आएगा। प्रशासनिक निर्णय, जो निर्णय किया गया है, डीएम साहब का जो निर्णय है वो आपके सामने आ जाएगा। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का, सत्य निष्ठा का प्रश्न उठ खड़ा होगा। इसके अलावा डीएम साहब का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का पालन भी आपको करना है। भ्रष्टाचार के आरोप भी लग सकते हैं। पारदर्शिता का पालन होगा या नहीं होगा, यह भी क्वेश्चन उठेगा। और कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कई मुद्दे उठ खड़े होंगे अगर आप उस दुकान को छोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां पर दो परिस्थिति बनती है। पहली कि आप अगर दुकान छोड़ेंगे तो आपको क्या क्या आपके साथ समस्या होगी, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या क्या समस्या होगी। तो पहली स्थिति में देखिए, अगर आप दुकान छोड़ते हैं, अगर ये छोड़ देते कि नहीं चलो वृद्ध है, परित्यक्त महिला है, गरीब है, मैं जो है एज ए एसडीएम इसे जानता भी हूं, इसका दुकान छोड़ देते हैं, आपने ये निर्णय ले लिया। अब इसमें वस्तुनिष्ठता की समस्या आएगी। भाई आपका इसके पीछे तथ्य क्या है, तर्क क्या है, कौन से ऐसे नियम थे, कौन ऐसे कानून थे जिसके कारण आपने उसकी दुकान छोड़ दी। आप ऐसा तो नहीं कि पार्शलिटी कर रहे हैं, यानी कि निष्पक्षता का जो नियम है प्रशासन में, निष्पक्षता का नियम, उस नियम का तो आप पालन नहीं कर रहे हैं। आप उसी के दुकान के बगल में किसी दूसरी दुकान को तोड़ रहे हैं, उसकी दुकान को आपने जो है छोड़ दिया। आपने जो प्रशासनिक निर्णय है, क्योंकि देखिए ऐसे निर्णय बहुत आसानी से नहीं लिए जाते, इसके पीछे पूरी की पूरी एक नीति होती है, कानून होता है। और अगर अतिक्रमण हटाने का कोई कानून, प्रशासनिक निर्णय लिया जा चुका है, तो उस निर्णय को लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। और एसडीएम होने के नाते आप उस कानून को, उस नियम को, उस नीति को एग्जीक्यूट करना है, और आप उस डिसीजन की अवहेलना कर रहे हो। फिर इसके अलावा जो सत्यनिष्ठा आपके कार्य के प्रति, अपने संस्था के प्रति जो सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, कानून के प्रति जो सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उसका पालन का क्या होगा, क्योंकि आप यहां पर अपनी मर्जी से दुकान छोड़ रहे हैं। फिर जो डीएम साहब हैं, आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं, उनके ऑर्डर का पालन करना आपका सत्यनिष्ठा को निर्धारित करता है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है। तो अगर आप उस ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं, तो उल्लंघन करने के कारण क्या होगा? आपके कोड ऑफ कंडक्ट का आपने वायलेशन किया, ये आरोप लग जाएगा। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि मीडिया में ये बात जाए कि भाई ये इन्होंने बहुत सारे दुकानों को तो तोड़ दिया, लेकिन कुछ दुकानों को छोड़ दिया। तो अगर ये छोड़ देते तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लग जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने पारदर्शिता नहीं बढ़ती, ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ती और ऑब्जेक्टिविटी नहीं बढ़ती, तो आपके ऊपर ये जो इम्पार्शलिटी, यानी कि जो निष्पक्ष होकर काम करने की जो बात है, जो प्रशासन का मूल ढांचा है काम करने का, उसके ऊपर भी संकट आ खड़ा होगा। तो इसीलिए अगर आप दुकान छोड़ेंगे तो आपको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा पहलू, अगर आप नहीं छोड़ेंगे, आपको लगता है यार इतनी सारी समस्याएं कौन फेस करे, सीधी सीधी बात है कि अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा? तो सीधी बात यह है, डेडिकेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस, जो कमजोर लोगों के प्रति जो प्रशासन का डेडिकेशन है, अधिकारियों का जो समर्पण है, उसका क्या होगा? आपने तो दुकान तोड़ दिया तो उसकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, गंभीर परेशानी हो गई उसके सामने, है ना, उसको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, कल तक जो रोजी रोटी थी वो भी खत्म हो गई, और वो वृद्ध परित्यक्त महिला जो है सड़कों पे आ गई, तो एक और नई समस्या हो जाएगी। और अगर वो कहीं बीमार हो गई, कहीं समस्या हो गई उसके साथ, तो ये तो एक प्रशासन के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो डेडिकेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन वाली बात उठ जाएगी कि भाई प्रशासन जो है वो कमजोर वर्गों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं है उनमें। जो एम्पैथी की बात हम लोग करते हैं कि भाई जो प्रशासक है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनको जिस तरह की जो हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं, जो कमजोर वर्गों की समस्या है, उनको अपना समझ के उसे हल करना चाहिए। एम्पैथी, समान रूप से कष्ट को, दर्द को समझने की भाव। तो वो एम्पैथी का क्या होगा?
और सिंपैथी का क्या होगा, जो प्रशासन जो लोगों को भरोसा दिलाती है कि आपके कष्टों का हम जो है निवारण करेंगे, आप समस्या जो है उसको हम हल करेंगे, आप परेशान मत होइए। कॉम्पैशन यानी कि जो करुणा के भाव है प्रशासन के, उसका क्या होगा, और जो प्रशासन को टॉलरेंस के साथ, अधिकारियों को टॉलरेंस के साथ काम करना चाहिए, उसका क्या होगा। तो अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो भी समस्या खड़ी होगी। अब इन दोनों ही कंडीशन में देखिए क्या क्या बात उठ खड़ी होती है। अब देखिए एक पहलू ये आता है कि आपको ऑब्जेक्टिविटी का पालन करना है, इंपार्शियलिटी का पालन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का पालन करना है, इंटेग्रिटी का पालन करना है, डीएम साहब का ऑर्डर है उसका भी आपको पालन करना है, और पारदर्शिता के साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। और दूसरी तरफ अगर आप इन सब चीजों को पालन करते हैं तो, और पालन करते हैं यानी कि उस दुकान को तोड़ने का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को आप जो है इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंप्लीमेंट करने जैसे ही आप जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम क्या आ जाता है भैया, वीकर सेक्शन के साथ क्या हुआ, क्या किया एसडीएम साहब ने, उनकी सुनी नहीं। एसडीएम साहब ने जो है गरीब लोगों के प्रति प्रशासन की संवेदना ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, तकलीफ जो जनता की तकलीफ है उसके प्रति प्रशासन को कोई उनके प्रति उनका कोई नजरिया ही नहीं है। अब प्रशासन के ऊपर आरोप लग जा रहा है, तो यहां पर आपके सामने आ जाता है एथिकल डायलेमा। यहां पर एथिकल डायलेमा की स्थिति खड़ी हो जाती है कि आप जो है एक संघर्ष में फंस जाते हैं कि अगर दुकान को छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम है, नहीं छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम है। तो एथिकल डायलेमा से बाहर आना जरूरी है, एथिकल डायलेमा से। फिर कंसाइंस एज ए एथिकल गाइडेंस। अब यहां पर आपको कौन मदद करेगा, आप फंस तो गए एथिकल डायलेमा में, तो आपको कॉन्साइंस की मदद लेनी पड़ेगी, कॉन्साइंस एज ए एथिकल गाइडेंस। और साथ ही साथ आपने जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात पढ़ी है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो व्यवहार करने का तरीका है, समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को बदलने का तरीका है, उसकी जरूरत यहां आ गई है जब आप प्रशासनिक क्षमताओं में इसका उपयोग करेंगे। साथ ही साथ परसुएसिव कम्युनिकेशन, परसुएसिव कम्युनिकेशन, क्योंकि बात आगे भी बढ़ने वाली है ना, बात आगे भी बढ़ने वाली है। अगर आप उसकी दुकान को छोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क, तो छोड़ देंगे तो क्या होगा, नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा। और इन दोनों परिस्थितियों के बीच संघर्ष करते हुए एथिकल डायलेमा की कंडीशन में फंस गए। तो अब इससे बाहर आने के लिए आप कंसाइंस का उपयोग करिए, इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करिए, परसुएसिव कम्युनिकेशन यानी कि लोगों को इस ढंग से कम्युनिकेट करिए अपनी बातों को कि उन तक आप बिल्कुल सही समझ पहुंचा सकें। और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़ियां प्रचलित है, स्टीरियोटाइप पूर्वाग्रह प्रचलित है। आप जो कुछ भी करने जाएंगे उसको लेकर लोग पहले से भी कुछ सोच चुके हैं कि अरे ये ऐसा ऑर्डर हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार हुआ होगा, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जमीन पर, इस जगह पर जो है कोई प्राइवेट बिल्डर अपना मकान बनाना चाह रहे, मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, प्रेजुडाइसेस हो सकते हैं लोगों को, तो उस प्रेजुडाइसेस को भी आपको नियंत्रण करना होगा। अब यहां पर इस पर्टिकुलर प्रश्न में यह है कि क्या आप उस महिला की दुकान छोड़ देंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो बड़ी समस्या में फंस जाएंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे तो भी समस्या खड़ी होगी। तो यहां पर आपका निर्णय क्या होगा। देखिए पहली चीज यह है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपका पहला कर्तव्य यह है कि आप जो आदेश दिया गया है उसका पालन करें। आदेश दिया गया है कि आप उस जो वो नो टॉलरेंस जोन में जितनी भी दुकानें हैं या जो भी अतिक्रमण क्षेत्र है उसे हटाया जाए, आप उसको पालन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करेंगे, पूरे तथ्य और तर्कों को सामने रखते हुए काम करेंगे, और साथ ही साथ इम्पार्शियल होकर आप काम करेंगे, यानी सबको ये दिखाई पड़ेगा कि जो एसडीएम साहब हैं ये इम्पार्शियल हैं, तटस्थ और निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं।
और आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, अपनी जो आपकी प्रबोधक संचार की क्षमता है, परसुएसिव कम्युनिकेशन का उपयोग करके अगर आपके सामने कोई समस्या खड़ी होती है तो आप उनको समझाने का प्रयास भी करेंगे। यह आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो नियम कानूनों का पालन भी हो गया, लोगों को आप पर विश्वास भी बढ़ गया, और आप जो एथिकल डायलेमा में फंसे हुए हैं उससे बाहर आने का मौका भी मिल गया। तो इस तरह से आप उस महिला की दुकान को छोड़ने का निर्णय लेंगे तो आप समस्या में फंस जाएंगे। बेहतर ये होगा कि आप आदेश का पालन कीजिए और साथ ही साथ जो आप कर सकते हैं उन परिस्थितियों में समझाने के लिए, सरकार की कोई नीति है, कोई कानून है, वृद्धों के लिए कोई योजना है, कोई कार्यक्रम है, उन योजना और कार्यक्रम के तहत उनको जो है सपोर्ट देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर ये जो डेडिकेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन वाली जो समस्या खड़ी होगी, या एम्पैथी या सिंपैथी की समस्या खड़ी होगी, या कंपैशन की प्रॉब्लम खड़ी होगी, उसको आपको हल करने में मदद मिलेगी। तो यहां से एक ये बात निकल के सामने आती है। दूसरे क्वेश्चन पे अगर आप जाएं, आप स्थानीय नागरिकों के उनकी सिफारिश के संदर्भ में क्या जवाब देंगे? अब देखिए, यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि बहुत से लोग हैं, जैसे कि इस पैराग्राफ के लास्ट में हमने बोला भी था कि महिला असहाय होकर आपसे मदद मांगने आती है, और साथ ही साथ जो बहुत से लोग हैं स्थानीय नागरिक हैं वो आपसे कहते हैं कि आप इस दुकान को छोड़ दीजिए, मतलब इसको मत तोड़िए, इसको मत डिमोलिश कीजिए। अब अगर आप लोग आपके पास आ गए हैं, 10, 20, 25, 50, 100 लोग उस स्थानीय नागरिक आ गए हैं, तो आप एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो मामला बढ़ सकता है, खतरनाक हो सकता है। और प्रशासन जो है ये आपकी क्षमता पर निर्भर करती है कि आप कैसे उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी आपकी परसुएसिव कम्युनिकेशन की, आपके प्रबोधक संचार की क्षमता। प्रबोधक संचार मतलब आप उस भीड़ को या स्थानीय नागरिकों को किस तरीके से अपनी बात समझाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी में एक बड़ी चीज आती है कम्युनिकेट करने की क्षमता। आप उनको किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आप कम्युनिकेट करके उनको समझाते हैं, और साथ ही साथ ये जो चीजें हैं ये आप उनको समझा तभी पाएंगे ठीक ढंग से जब आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उन्हें बता पाएंगे कि देखिए ये सरकार का ऑर्डर है, ये डीएम साहब का ऑर्डर है और इसे हमें इंप्लीमेंट करना है। ऑब्जेक्टिविटी, आपके पास तथ्य और तर्क होने चाहिए। इम्पार्शलिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, और बिल्कुल जनता को ये भरोसा हो जाए कि ये जो काम किया जा रहा है ये पूरी तरह से जनता के हित में किया जा रहा है, यानी आज न कल इसका लाभ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ही मिलने वाला है, क्योंकि ये अतिक्रमण क्षेत्र है। इसके कारण परिवहन में समस्या खड़ी होती है, इसके कारण जो है कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, और हमारे जो लोग हैं आसपास के लोग, उनको नुकसान होता है। तो अगर हम उन्हें ये विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि ये अगर क्षेत्र जो नो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया है डीएम साहब के द्वारा, अगर हम इस महिला का दुकान तोड़ भी देते हैं, वहां से हटा भी देते हैं, और उस महिला को हम एक प्रॉपर सुविधा दे करके उसे एस्टैब्लिश कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय नागरिक जो हैं इसे स्वीकार कर लेंगे। और फिर आपको जो परसुएसिव कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस जो मैंने आपको बताया, लीडरशिप क्वालिटी जो बताई, इस सब का लाभ मिलेगा वहां पर। तो इन क्वालिटीज को केवल अंदर रखने के लिए नहीं है, ये जरूरत पड़ने पर ऐसे समय पर ही उपयोग करने की जरूरत है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन से मूल्य प्रश्नगत होंगे यदि आप उसकी दुकान छोड़ने का निर्णय लेते हैं? अगर आप उनकी दुकान छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो कौन से मूल्य प्रश्नगत होंगे? मतलब अगर आप, ये है कि अगर आप ऐसी दुकान को छोड़ देते, भाई ठीक है, वृद्ध है, महिला है, मैं इसे जानता हूं, चलो छोड़ देते हैं, अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या होगा? कौन कौन से मूल्य प्रश्नगत होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर? तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न ये हो सकता है, जो आरोप लग सकता है करप्शन का, आरोप लग सकता है कि पार्शियलिटी की गई, आरोप लग सकता है कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं किया गया, जो आचार संहिता होनी चाहिए उसका पालन नहीं किया गया। यहां पर आरोप लग सकता है कि पार्शियलिटी की गई,
यानी कि इम्पार्शियल रहकर काम नहीं किया गया, क्योंकि और भी लोग वहां हो सकते हैं इस तरह के जिनको आप न जानते हो और उस महिला को आप जानते भी हैं। तो यहां पर यह प्रश्न उठ खड़ा होता है, टुवर्ड्स डेडिकेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। अगर आप प्रश्न को, उसकी दुकान को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो ये भी ये भी एक मूल्य होता है कि भाई हमने जो है उसका दुकान इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रशासन जो है वीकर सेक्शंस के प्रति थोड़ा जो है वो सिंपैथी या एम्पैथी का भाव रखते हैं, इसलिए हमने छोड़ दिया। सिंपैथी, एम्पैथी और वीकर, ये सारे प्रश्न जो है वहां पर उठ खड़े होंगे। तो यही चीज यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि वो मूल्य कौन कौन से होंगे, वो वैल्यूज कौन कौन से होंगे। तो वो वैल्यूज जो यहां पर खड़े होंगे वो होंगे इम्पार्शियलिटी की, इंटेग्रिटी की, कोड ऑफ कंडक्ट की, और साथ ही साथ जो सिंपैथी की, एम्पैथी की, और इन सब लेकर के भी आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो अगर छोड़ते हैं तो कौन से मूल्य आपके सामने आएंगे और कौन से मूल्य प्रश्नगत होंगे यदि आप उसकी दुकान तोड़ने का निर्णय लेते हैं। कौन से मूल्य प्रश्नगत होंगे जब तोड़ने का निर्णय लेते हैं। अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि नहीं हमें तो तोड़ना ही है, इसकी दुकान को तोड़ना ही है, तो क्या होगा, फिर यहां पर देखिए यही सब मूल्य फिर आपके सामने आएगा। अगर आपने तोड़ने का निर्णय लिया तो प्रशासन में करुणा, कंपैशन का क्या होगा। सिंपैथी, जो कमजोर वर्गों के प्रति, वृद्ध लोगों के प्रति जो सिंपैथी या इंपैथी, जो समानुभूति, एम्पैथी मतलब समानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, इसका क्या होगा। डेडिकेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस, जो कमजोर वर्गों के प्रति जो सरकार या प्रशासन ये कहती है कि हम तो कमजोर वर्गों के प्रति बहुत संवेदना रखते हैं, कमजोर वर्गों के हितों में सोचते हैं, उसका क्या होगा। ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकार है क्योंकि उसके लिए रोजी रोटी का संकट है, उसका क्या होगा। इसके अलावा देखिए गरीबी, जो हमारे देश की एक बहुत गंभीर समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की गंभीर समस्या है, जो वृद्ध लोगों की बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश में जो है एवरेज एज बढ़ रहा है तो वृद्धों की संख्या भी बढ़ रही है, और उनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ जो वृद्ध लोगों की समस्याएं हैं, और चूंकि परिवार जो है आजकल नाभिक परिवार में बदलते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली चेंज में बदलते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार की व्यवस्था खत्म होती जा रही है, तो ओल्ड पीपुल के वेलफेयर की सरकार की बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ओल्ड पीपल के वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर आप दुकान को तोड़ने का निर्णय लेते हैं तब भी प्रशासन के सामने ये प्रश्न उठ खड़े होंगे कि प्रशासन जो है वो ओल्ड लोगों के प्रति, बूढ़े वृद्ध लोगों के प्रति किस तरह से काम कर रही है। अगर कोई वृद्ध महिला स्वयं आत्मनिर्भर होके एक दुकान लगा करके अपने जीवन यापन कर रही है, लेकिन प्रशासन जो है उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं बरत रही है, कोई एम्पैथी नहीं बरत रही है, कोई कंपैशन नहीं रख रही है, कोई जो कमजोर वर्गों के प्रति जो उनकी संवेदना होनी चाहिए वो उसमें है ही नहीं, तो ये तो गलत मैसेज जाएगा। तो यहां पर फिर आपको वही चीज करनी पड़ेगी कि जहां एक तरफ आपको नियम, कानून और संविधान का पालन करना है, सरकार की योजनाओं और सरकार की जो योजनाएं और कार्यक्रम है उन्हें भी लोगों तक पहुंचाना है, और साथ ही साथ सरकार की जो विश्वसनीयता है उसे भी जनता में बनाए रखना है। यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप दुकान को तोड़ने का निर्णय लेते हैं तो जनता में जो सरकार की जो सिंपैथेटिक बिहेवियर है या जो उनका जो वीकर सेक्शन के प्रति जो एक सरकार का ये नजरिया रहता है कि उनके हेल्प के लिए बना है, वो टूट जाएगा। तो वो भी नहीं टूटने देना है, तो यहां पर आपको उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा, और इंतजाम ऐसे करना पड़ेगा, आप संविधान में ऑलरेडी है, वीकर सेक्शंस के लिए व्यवस्था की गई है ना। आर्टिकल जो है 46 में जो है अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था की गई है। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देखिए, है ना, वहां पर भी आर्टिकल 41 में जो गरीब हैं, कमजोर हैं, वृद्ध हैं, है ना, वृद्ध हैं, उन सब लोगों के लिए सरकार जो है उनकी सहायता के लिए जो है व्यवस्था करती है। और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए जो कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में प्रावधान किया गया है, कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करनी है। और यहां पर अगर वो महिला काम कर रही है तो कोई बात नहीं, आप अपने नियमों का और कानूनों का पालन कीजिए, जो आदेश है डीएम साहब का वो भी कीजिए,
और साथ में वो जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उन्हें भी क्रियान्वित करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो दो तरफा प्रयास होगा ना प्रशासन का, उससे जनता में विश्वास बढ़ेगा और जो टकराव है जनता और प्रशासन के बीच वो कम हो जाएगा। और यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जो दुकान तोड़ने का निर्णय लेते हैं उसमें पब्लिक को, जनता को और खासकर उस महिला को ये लगेगा कि नहीं, ये तो मेरा कोई अधिकार था ही नहीं, ये तो सरकार की जमीन थी, सड़क के किनारे की जमीन थी और हम यहां पर बैठते थे, हमारी दुकान जरूर थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने मुझे इससे बेहतर इंतजाम किया है, हमारे जीवन यापन के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की है, तो ये मेरे लिए अच्छा। और उसे देखकर 150 हजार लोग और भी, उनका भी विश्वास प्रशासन में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक एसडीएम होने के नाते जहां आपने सामाजिक हित का काम कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सरकार के कानून को लागू कर दिया, वहीं तीसरी तरफ सरकार की नीतियों और योजनाओं को भी क्रियान्वित कर दिया और इस तरह से सरकार का भरोसा और विश्वास जनता में बढ़ा दिया। तो यही तो मकसद है ना एक लोक सेवक का। इसीलिए तो ऊपर ही आपको बता दिया गया है, लोक सेवा और नैतिक मूल्यों का संघर्ष। यहां पर दोनों पहलू है, नैतिक मूल्य भी आपको बचाने हैं और लोक सेवा भी करनी है। लोक सेवक होने के नाते आपको सरकार के नियम कानूनों का पालन करना है, लेकिन दूसरी तरफ लोक सेवक होने के साथ साथ आप समाज के एक नागरिक भी हैं, दूसरी तरफ आप एक बेहतर इंसान भी हैं। तो आप सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उन नैतिक मूल्यों का भी आप यहां पर रक्षा करेंगे, उन नैतिक मूल्यों का भी आप संरक्षण करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे, जो कि समाज आपसे एक्सपेक्ट करती है। और आपने किया, और आपने ऐसा किया। इवन यहां तक कि जो निर्णय था, उस निर्णय के तहत आपने दुकान तोड़ने का भी निर्णय लिया और उसके बावजूद भी आपने प्रशासन की छवि को बेहतर बनाए रखी। अब नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, वो पांचवा क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी के मत पर आधारित है। महात्मा गांधी कहते हैं कि देश की महानता का मापन इस बात से होता है कि वह अपने कमजोर वर्ग के सदस्यों के साथ कैसा बर्ताव करता है। इस कथन के आलोक में आपके अनुसार देश की अपने सबसे कमजोर वर्ग के सदस्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। यहां पर इस प्रश्न में महात्मा गांधी का जो ये थॉट है, देश की महानता का मापन इस बात से होता है, यानी यहां पर गांधी जी कहते हैं कि देश की महानता को हम इस बात से मेजर कर सकते हैं कि वो अपने कमजोर वर्गों के साथ कैसा बर्ताव करता है। इस कथन के संदर्भ में और इस कथन के आलोक में आपके अनुसार देश की अपने सबसे कमजोर वर्गों के सदस्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तो यहां पर आप इसका आंसर भी बना सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का मत है कि देश की महानता, देश महान है, ये बात कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलता है जब देश में जो गरीब है, कमजोर है, बेरोजगार हैं, जो जिनको जरूरत है शासन प्रशासन के मदद की, सहायता की, उनको, उनके लिए शासन क्या काम करता है, वृद्ध लोगों के लिए उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं, जिनकी जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनकी भोजन का संकट है, उनके लिए सरकार कैसे काम करती है, जिनके लिए रहने की समस्या है, उनके लिए सरकार कैसे काम करती है, जो लोग अभी तक जो है शिक्षित नहीं हो पाए हैं, एजुकेटेड नहीं हो पाए, उनके लिए कैसे काम करती है, जो समाज में जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ सरकार कैसे काम करती है। ये सब मापदंड है एक अच्छे शासन का और एक अच्छे सरकार का। तो यहां पर जो प्रश्न उठ खड़ा होता है कि भाई जो शासक वर्ग है, क्या वो कंपैशनेट है, क्या वो कंपैशन के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो सिंपैथी और एम्पैथी के साथ काम कर रहे हैं, डेडिकेशन टुवर्ड्स जो वीकर सेक्शंस हैं उनके काम करने में दिखाई पड़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो गांधीवादी दर्शन है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री के को बढ़ावा देना है या कमजोर वर्गों को जो है आगे बढ़ाने की बात कही गई है और उन्हें सपोर्ट करने की बात, विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के काम कर रहे हैं कि नहीं कहें। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम हैं जो कमजोर वर्गों के हितों के लिए बनाई गई हैं, उसको कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये सब चीजें हो रही हैं। कमजोर वर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जा चुके हैं। बहुत से कार्यक्रम जैसे
वृद्ध लोगों के लिए जो है वृद्धाश्रम की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है। कई जगहों पर जो है वृद्धावस्था पेंशन की जो है व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए जो है बीमा की पॉलिसी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी या पेंशन पॉलिसी डेवलप की जा रही है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की बहुत सी योजनाएं हैं जो उनके लिए क्रियान्वित की जा रही है। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जनधन खाते, आधार और ये सब, और उनको जो है समय समय पर जैसे वो किसान सम्मान निधि वगैरह है, उन सब के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब जो कार्यक्रम है, इन सब कार्यक्रमों से ये साबित होता है कि हमारे देश में जो वीकर सेक्शंस हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। यानी सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रही है, और चूंकि कोशिश कर रही है तो यहां पर इस प्रश्न के माध्यम से भी ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर उस वृद्ध महिला का अगर सड़क के किनारे दुकान है, वो फूल बेचकर अपना काम करती है और साथ ही साथ वो अपने स्थानीय नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार रखती है और आप उसे जानते भी हैं, तो आप उन जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं जो एक प्रशासक के रूप में आपको करना है। और जो सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशन है, उसके माध्यम से भी आप वहां की जनता में प्रशासन का विश्वास बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो गांधीवादी मत है कि देश के कमजोर वर्गों के सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी जो है शासन कैसे निभा रही, ये तो तभी संभव होगा ना जब आप उन लोगों को संतुष्ट कर देते हैं जो कि सरकार में या सरकार के प्रति जो एग्रीव्ड हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान है, या जो सरकार में शासन से गुस्सा है। अगर आपने उन्हें संतुष्ट कर दिया और उनके सामने ये बात रख दी कि भाई ये जो है सरकार आपके हित में है और साथ ही साथ जो सरकार कार्यक्रम बना रही है या योजनाएं ला रही है, उन योजनाओं और कार्यक्रम का आप अनुसरण कीजिए, आपके लिए ये फायदा है, और उनको उसका लाभ दिला दिया, तो जनता तो सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों में क्या होगी, विश्वास बढ़ जाएगा, और जो सरकार या शासन की जो आलोचना है वो कम हो जाएगी। और यही तो उद्देश्य है एक लोक सेवक का, और यही कारण है कि लोक सेवकों के साथ समय समय पर नैतिक मूल्य के प्रश्न खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि लोक सेवक है वो केवल प्रशासक या प्रबंधक नहीं है, वो एक लोक सेवक है। लोक सेवक मतलब जनता का सेवक, और वो सेवक कैसा, जो सरकार के पक्ष को यानी कि सरकार की नीतियों योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। और इसमें कई बार नैतिक मूल्यों के बीच संघर्ष भी खड़ा हो जाता है, जो एथिकल डायलेमा भी उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब चीजों से निकलते हुए एक अच्छा लोक सेवक साबित होना ये एक कठिन चुनौती भी है, एक चैलेंज भी है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जनता की अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, साथ ही साथ जैसे कि जो प्रशासन की प्रकृति है उसमें जटिलता बढ़ती जा रही है, आपको प्रशासन की चुनौतियों का सामना करने की लगातार आदत डालनी पड़ेगी। और इन केस स्टडी के माध्यम से, थ्रू दिस केस स्टडी, इस केस स्टडी के माध्यम से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आप एक अच्छे प्रशासक के रूप में तैयार हो। और जैसा कि मैंने इसकी पिछली क्लास में आपको बताया था कि केस स्टडी का उद्देश्य क्या है। केस स्टडी का उद्देश्य ये है कि जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो प्रशासन में आना चाहते हैं, उनके अंदर पहले से ही ऐसी चुनौतियों का सामना करने की उनमें क्षमता हो, उनमें परसुएसिव कम्युनिकेशन की क्षमता हो, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का भाव हो, उनको प्रशासन की एक सामान्य जानकारी उनके पास हो, संविधान और कानूनों के प्रति उनका समर्पण हो। और इस तरह से जब वो ऐसे कैंडिडेट, ऐसे व्यक्ति जब प्रशासन में एंटर करेंगे, तो स्वाभाविक है जो प्रशासनिक सफलता है, जो प्रशासनिक कार्य कुशलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, वो कई गुना बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली इसका लाभ जनता को ही मिलेगा। तो इसीलिए केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि आप अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट, लाइक और शेयर भी करिए, जिससे कि हमें पता हो कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और आपका फीडबैक भी मुझे मिलेगा और इस तरह से आप केस स्टडी में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।